जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज 13 जून का जो करंट अफेयर्स है उसको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो आज भी काफ़ी सारे न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कोविन वैक्सीनेशन है उसका डेटा लीक ये सामने निकल कर आया है। हालांकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसको नकारा है कि कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। आप सभी को पता है कि कोविन जो है इसमें पूरे जितने भी लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था उनका डेटा जो है वो स्टोर है। तो अगर ये डेटा लीक होता है तो काफ़ी बड़ा प्राइवेसी का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो माना जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने मना किया है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, जो CERTIN है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये हमने कवर किया है क्या? जी नहीं, आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कूल डाउन हुआ है 4.25% तक, जैसा कि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है इन्फ्लेशन के बारे में। उसी के साथ हमने देखा था कि MSP जो है वो यहाँ पर, सॉरी MSP नहीं, यहाँ पर जो कमिटी होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है MPC, ठीक है। तो ये MPC जो है वो तय करती है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको किस तरीके से हम कंट्रोल करें। और हमारा टारगेट क्या है? +-4, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो रहना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, 3 होते हैं RBI के गवर्नर इंक्लूड करके, और 3 होते हैं जो गवर्नमेंट के नॉमिनीज़ होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था कि जो इन्फ्लेशन है वो किस पर निर्भर करता है, बहुत सारी चीज़ों पर। मेन मतलब सप्लाई एंड डिमांड जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो हमने ऑलरेडी कवर की हुई थी। उसी के साथ साथ यूट्यूब पर जो इन्फ्लेशन के ऊपर लगभग 1 से 1.5 घंटे का वीडियो जो है वो मैंने बनाया हुआ है, तो फ्रीली अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो इन्फ्लेशन के ऊपर। बाकी अगर आपको और डिटेल में जो इकोनॉमी के, पॉलिटी के बाकी सब लेक्चर चाहिए तो वो आप MM Academy ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MM Academy ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको बाकी सारे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में राइट नॉट टू बी टाइड बाय कास्टिज्म ये भी आता है, ऐसा यहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने बोला है। तो अब आर्टिकल 21 में अगेन एक और चीज़ जो है वो जुड़ गई है। तो ये क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। देन उसके यहाँ पर थ्रेटन टू फाइल डिफेमेशन केस, प्लस जो राहुल गांधी है उनको भी कुछ सहूलत मिली है डिफेमेशन केस में। तो ये डिफेमेशन क्या है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें भी आज हम देखने वाले हैं। रेसलेस प्रोटेस्ट के बारे में अगेन आर्टिकल आया हुआ है जो एडिटोरियल है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। सेम सेक्स मैरिज जो है इस पर भी यहाँ पर एक एडिटोरियल देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, इसलिए हम इसको कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। देन यहाँ पर MSP जो है, क्या ये हाइक होने से फार्मर्स को हेल्प मिलेगी? देखिए MSP क्या है? MSP बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर करती है। क्या हमने इसको कवर किया है? बिल्कुल किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में आया है कि MSP जो है क्या ये फार्मर्स को हेल्प करेगा? इसमें कुछ कमिटीज़ के नाम है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो ऐड करने वाले हैं। देन यहाँ पर पोषण ऐप जो है माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करने वाला। तो पोषण ऐप क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आज हम देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ओल्डर पीपल के एक्सेल करने से ज़्यादा एरोजोल पार्टिकल्स जो है वो एक्सेल किए जाते हैं। तो एरोजोल क्या है, उसके क्या टाइप है, उसके क्या सोर्सेस है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चलिए एक एक करके इन न्यूज़ को हम कवर करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम आ गए हैं। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट नॉट टू बी टाइड डाउन बाय द कास्टिज्म। अभी हुआ क्या है, ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति था, ठीक है, वो SC कम्युनिटी का था, और उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ ये सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए उसने अपना नाम जो है वो चेंज किया। अब आधार और पैन कार्ड दोनों में ही उसके नाम जो है वो चेंज हो गए, लेकिन जो CBSE है उन्होंने बच्चों के नाम चेंज करने से मना कर दिया था। तो अब यहाँ पर जो कोर्ट है उसने बोला कि भाई राइट नॉट टू बी टाइड डाउन बाय द कास्टिज्म, तो यहाँ पर नाम जो है वो चेंज किया जा सकता है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ये तो आती है, प्लस यहाँ पर कोई भी कास्टिज्म के साथ आप यहाँ पर अटैच जो है वो नहीं रहने को बोल सकते हो कि नहीं नहीं आप यही कास्ट के साथ अटैच रहोगे करके। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है CBSE को कि वो जो रिक्वेस्ट आई है 2 ब्रदर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी टू अपडेट देयर फादर्स नेम, ठीक है, जो फादर है, क्योंकि उन्होंने अपना फादर ने जो है उन्होंने सरनेम अपना मोची से नायक जो है वो चेंज किया क्योंकि कास्ट एट्रोसिटीज़ हो रही थी। क्लियर है? तो यहाँ पर कोर्ट ने जो है वो बोला है। तो मतलब अब यहाँ पर जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है उसमें और एक चीज़ जो है यहाँ पर इंक्लूड हो गई है, राइट नॉट टू बी टाइड डाउन बाय द कास्टिज्म। तो ये जो चीज़ है, अगर ऐसा आता है कि राइट नॉट टू बी टाइड बाय कास्टिज्म, ये कौन से आर्टिकल में आता है? 21 में आता है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इसमें हमें देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए ये पूछा जा सकता है। राइट टू लिव, ये फ्री फुल एंड डिग्निफाइड लाइफ जो है मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का।
बराबर है। और इसी वजह से हमें आर्टिकल 21 जो है उसमें देखने को मिलता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो डिप्राइव नहीं किया जाएगा ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमने जब कैपिटल पनिशमेंट के बारे में देखा था उसमें हमने ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझी थी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये क्यों दिया गया है। अगर ये नहीं दिया गया होता प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बस इतना ही दिया गया होता कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, अगर इतना ही दिया गया होता तो कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी ही नहीं जा सकती थी एट एनी कॉस्ट। गवर्नमेंट जो है लाइफ ले ही नहीं सकता था एट एनी कॉस्ट। क्लियर है। ये जो राइट है ये सिर्फ सिटीजन को ही नहीं तो फॉरेनर्स को भी अप्लीकेबल होती है। क्लियर है। तो लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, इसमें वाइड रेंज आती है। पहले इसका नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने इसका नैरो इंटरप्रिटेशन किया था कि पर्सनल लिबर्टी मतलब फिजिकल बॉडी जो उस तक सीमित है। लेकिन फिर इसका जो विजन है वो एक्सपांड हुआ। ठीक है। सब्सिक्वेंट काफ़ी सारे जजमेंट्स हमें देखने को मिले, जैसे कि करक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बाय द टर्म ऑफ लाइफ जो यूज़ की गई है ये एनिमल एग्जिस्टेंस, मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस की तरह नहीं, मतलब फिजिकल बॉडी नहीं, लेकिन काफ़ी एक्सपांडेड वर्जन इसका हमें देखने को मिलता है। तो उसके बाद हमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखने को मिलता है, जहां पर पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 में यहाँ पर दी जाती है, जिसमें वाइड वेराइटी ऑफ राइट्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। इसमें काफ़ी सारे राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन से राइट्स एक्चुअल में है ये भी हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर और एक केस देखने को मिलता है पुतुल स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू प्रिवेसी जो है फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, ये भी यहाँ पर बताया गया था। तो अब राइट टू लाइफ में क्या क्या, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू सोशल। अब देखिए यहाँ पर राइट टू शेल्टर, ठीक है, राइट टू शेल्टर हमारा कहाँ पर आता है, आर्टिकल 21 में आता है। और इंसान कहीं भी जाकर, इंडिया में कहीं भी जाकर रह सकता है, वो हमें आर्टिकल 19 में फ्रीली मूव हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। राइट टू सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, ठीक है, ये नहीं किया जा सकता है। कस्टडियल डेथ नहीं हो सकती है, तो ये भी आर्टिकल 21 में आता है। तो कस्टडियल डेथ के ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल जो है रिसेंट टाइम्स में खड़े हो रहे हैं, ये भी हम कवर करेंगे जैसे ही हमें कोई न्यूज़ आर्टिकल ये देखने को मिलता है। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, डॉक्टर्स असिस्टेंस, ठीक है, ये भी है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, एवरी चाइल्ड टू फुल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एड, एजुकेशन एंड अंडर ट्रायल्स। तो ये सब हमें आर्टिकल 21 जो उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब राइट टू लाइफ एंड सुसाइड जो है इसके ऊपर, अब जैसे राइट टू लाइफ है, ठीक है, जीने का अधिकार है, डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, लेकिन क्या उसी के साथ साथ राइट टू डेथ भी है कि भाई मरने का भी अधिकार है। तो देखिए सेक्शन 309 जो है इंडियन पिनल कोड का, वो यहाँ पर अटेम्प्टेड सुसाइड या क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पर मानता है पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। मतलब साला पहले कोई व्यक्ति जो है अपने बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से मरने जा रहा है और वो अगर गलती से बच जाए तो फिर वो तो सीधा जेल जो है उसको भेज दिया जाएगा। मतलब ये सोचिए आप कि एक व्यक्ति जो है वो अगर बचने की कोशिश भी करे, अगर उसको थॉट भी आए कि यार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, मैं यहाँ पर बचना चाहता हूँ, कैसे जैसे बच गया, रस्सी जो है वो उसको गले में बराबर बैठी नहीं, लेकिन फिर क्या करेगा, फिर और वो खड़ा हो गया और ज़्यादा रस्सी जो है वो टाइट बांधेगा कि बच गया तो साला जेल जाना पड़ेगा, और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा डिप्रेशन, इससे बेटर है कि भाई मर ही जाओ, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। बहुत सारे डिबेट्स इस पर हुए कि भाई ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो अटेम्प्ट कर रहा है सुसाइड उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, पनिशमेंट की नहीं, है ना। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और लॉ फोर्स में आया 2018 में। एक्ट बोलता है टू प्रोवाइड फॉर मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज फॉर अ पर्सन विथ मेंटल इलनेस, कि मेंटल इलनेस जो है उसको यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर बोलता है, ये जो है डिक्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है। तो लॉ स्टेट करता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूवन अदरवाइज टू हैव सीवियर स्ट्रेस, कि भाई उसको सीवियर स्ट्रेस है इसलिए क्या कर रहा है, वो सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट करने जा रहा है, एंड शैल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर दी सेड कोड। जो यहाँ पर कोड दिया गया था 309 के तहत जो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। लेकिन अब ये जो यहाँ पर एक्ट लाया गया है, इस एक्ट के तहत जो भी इस सेक्शन में दिया गया है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज जो सुसाइड किया गया है, सुसाइड डिक्रिमिनलाइज किया गया है, इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है, मतलब यहाँ पर तो हमने ये देख लिया कि क्यों भाई डिक्रिमिनलाइज इसको करना चाहिए, क्यों यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज जो उसको करने का क्या यहाँ पर तात्पर्य निकलता है, नो पर्सन हैज़ अ कंप्लीट ऑटोनॉमी विथ रिस्पेक्ट टू हिज लाइफ,
उसकी कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। यहाँ पर उसकी ड्यूटी है उसके फैमिली के लिए। बहुत सारे केसेस में पर्सन की सुसाइड जो है वो फैमिली को बहुत ज़्यादा हानि जो है वो पहुंचा देती है। तो अगर डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली माइट लीड टू डिक्रिमिनलाइजिंग द अबेटमेंट टू सुसाइड। अबेटमेंट मतलब क्या होता है? अबेटमेंट मतलब होता है कोई किसी को प्रोत्साहित कर रहा है सुसाइड करने के लिए। तो कोई अगर प्रोत्साहित कर रहा है तो वो तो गलत बात है ना। तो ये जो है ये भी डिक्रिमिनलाइज हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज के फेवर में क्या क्या है? ओनली केस वेयर अटेम्प्ट टू क्राइम इज पनिशेबल एंड नॉट द क्राइम इटसेल्फ। यहाँ पर क्या है कि खुद की जान ले रहा है वो, किसी और की नहीं ले रहा है, तो इसलिए क्राइम नहीं कर रहा है, फिर भी उसको क्राइम घोषित करना ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है? तो डिप्रेस्ड होता है, उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। डिक्रिमिनलाइजिंग अटेम्प्ट टू सुसाइड डिफरेंट फ्रॉम राइट टू डाई, राइट टू लाइफ एंड यूथेनेशिया। अब यूथेनेशिया क्या होता है? समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को बहुत बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है जो अच्छी नहीं हो पा रही है। अब व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, मैं यहाँ पर इससे अच्छा तो है कि मैं अपनी जान, मेरी जान चली जाए क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो समझ लीजिए उसका वहाँ पे वो उसकी वेंटिलेशन पे चल रहा है, ठीक है, उसकी दवाइयाँ चल रही है। अब दवाइयों का अगर रोक दिया जाए, दवाइयाँ ना दी जाए, तो वो यहाँ पर यूथेनेशिया कहलाता है। या ऐसा कोई इंजेक्शन दिया जाए जिससे कि उसकी डेथ जो है पीसफुल डेथ उसको मिले, मतलब कि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो वो भी यहाँ पर यूथेनेशिया जो है वो कहलाता है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में बस नामांकरण का फ़र्क है। नामांकरण में आते हैं पैसिव एंड एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव एंड एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया मतलब होता है ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर दी जाती है। जो मैंने आपको बताया कि भाई दवाएं जो चल रही है वो रोक दी गई है, उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव मतलब होता है कि कोई इंजेक्शन अगर दिया जाए बाहर से जिससे कि उसकी पीसफुल डेथ हो जाए। क्लियर है? उसमें और हमें वॉलंटरी यूथेनेशिया देखने को मिलता है कि यूथेनेशिया जो है पेशेंट के कंसेंट के साथ हो रहा है। नॉन वॉलंटरी मतलब क्या होता है कि भाई कंसेंट दे ही नहीं पा रहा है, वो कोमा में है, ब्रेन डैमेज हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है। इनवॉलंटरी यूथेनेशिया इज डन अगेंस्ट द विल ऑफ पेशेंट। पेशेंट का विल नहीं है मरने का लेकिन उसको दिया जा रहा है, तो ये मर्डर ही कहलाएगा, है ना। तो इंटरनेशनल पोजीशन जो है, मतलब नीदरलैंड, बेल्जियम, बोथ यूथेनेशिया एंड फिजिकल असिस्टेड सुसाइड जो है वो लीगल यहाँ पर माना गया है। क्लियर है? जर्मनी में यूथेनेशिया इलीगल है, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड जो है वो लीगल है। कि भाई अगर सुसाइड किया जा रहा है फिजिशियन के साथ तो फिर फिजिशियन के साथ मतलब फिजिशियन के असिस्टेंस के साथ, तो वो यहाँ पर लीगल माना जाएगा। यूथेनेशिया इंडिया में अगर हम देखते हैं, पैसिव यूथेनेशिया जो उसको लीगल बना दिया गया है। एक्टिव यूथेनेशिया जो है वो इलीगल है। एक्टिव क्यों इलीगल है? क्योंकि वहाँ पर एक इंजेक्शन दिया जा रहा है। अब इंजेक्शन हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा हो, है ना, कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा हो, कंसेंट नहीं दे पा रहा हो और उसको इंजेक्शन दे दिया जाए, हो सकता है वो मर्डर हो, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए एक्टिव यूथेनेशिया नहीं है यहाँ पर, पैसिव यूथेनेशिया जो उसको लीगल माना गया है। क्लियर है? तो ये सभी वहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्सटेंड किया है रिलीफ टू राहुल इन डिफेमेशन केस। अब देखिए डिफेमेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डिफेमेशन। डिफेमेशन होता है एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसको बोला जाता है डिफेमेशन। अब देखिए इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, जहाँ पर राहुल गांधी के केस को मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। वही वीडियो मैं यहाँ पर आपके सामने चला रहा हूँ, जिससे कि आपको डिफेमेशन और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि जो डिफेमेशन है वो क्या होता है। क्योंकि डिफेमेशन के तहत ही उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई और उसी के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब डिफेमेशन बेसिकली एक एक्ट होता है जिससे कि आप किसी के अगेंस्ट में फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, जिसकी वजह से उसकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुंचता है, उसको इंजरी पहुंचती है, उसे डिफेमेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि आई थिंक मोदी जी इज करप्ट। अब यहाँ पर वो अपना एक ओपिनियन पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहे हैं थिंक या आई बिलीव या ऐसी कुछ चीज़ें वो बोलते हैं जिससे कि एक ओपिनियन उनका हो जाता है। अब जब यहाँ पर ओपिनियन हो रहा है तो उनका कोई स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आया है, कोई उन्होंने आरोप वहाँ पर नहीं लगाए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोदी ने फ्रॉड किया है, तो मतलब अब यहाँ पर उनके द्वारा स्टेटमेंट जो है वो पास किया गया है। अब स्टेटमेंट ये अगर फॉल्स है, ये गलत है, तो इसकी वजह से जो मोदी जी है उनकी इमेज को यहाँ पर खतरा हो रहा है, उनकी इमेज, रेपुटेशन यहाँ पर हार्म हो रही है। तो यहाँ पर हम ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल मान लेंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट है और उनकी जो रेपुटेशन है वो भी यहाँ पर इंज्योर हो रही है।
हालांकि ये वाले स्टेटमेंट की वजह से उन्हें डिफेमेशन नहीं हुआ है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा की है पिछले वीडियो में कि कौन से स्टेटमेंट की वजह से राहुल गांधी पर डिफेमेशन केस हुआ है और किसके द्वारा की। यहाँ पर मोदी जी जो उनके द्वारा नहीं किया गया है, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर उनकी जो इमेज है वो इंज्योर हो रही है और यहाँ पर डिफेमेशन जो है वो यहाँ पर लागू किया जा सकता है। लेकिन सोचिए कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी बोले कि मैं तो नीरव मोदी की बात कर रहा था, और अगर नीरव मोदी ने एक्चुअल में फ्रॉड किया है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स रहेगा? जी नहीं, ये तो स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर यहाँ पर किसी भी तरीके से रेपुटेशन को हानि पहुंचाना फॉल्स स्टेटमेंट के जरिए ये यहाँ पर क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा। मतलब अगर ऐसा कुछ हो तो ये भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। मतलब बेसिकली डिफेमेशन कब होगा? जब एक स्टेटमेंट पास किया गया है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, और उस स्टेटमेंट की वजह से जो इंसान है उसके रेपुटेशन को हार्म पहुंच रहा है, तब जाकर हम बोलेंगे डिफेमेशन जो है वो हुआ है और डिफेमेशन केस उसके अगेंस्ट में लागू किया जा सकता है। तो अब आपको डिफेमेशन समझ में आ गया है। तो एनी फॉल्स अनप्रिविलेज स्टेटमेंट जो पब्लिश किया जा रहा है, बोला जा रहा है डेलिबरेटली, मतलब यहाँ पर क्या है, उसके इंटेंशन जो है वो ये है कि सामने वाले की जो रेपुटेशन है उसको डिफेम किया जाए, उसको हानि पहुंचाई जाए। ऐसा अगर हो कि उसके इंटेंशन ही ना हो कि सामने वाले की रेपुटेशन जो खराब हो जाए, तो वो भी डिफेमेशन जो है वो नहीं माना जाएगा। हिस्ट्री जो है डिफेमेशन की वो हमें कई ज़माने पहले देखने को मिलती है। मतलब बेसिकली जो अब्यूसिव चैंट है उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी रोमन में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो डिफेमेशन है कई सदियों से चलता आ रहा है। अब यहाँ पर डिफेमेशन अगर हम देखते हैं तो उसके दो टाइप है, एक सिविल डिफेमेशन है, एक क्रिमिनल डिफेमेशन है। सिविल डिफेमेशन मतलब इसमें यह होता है कि भाई आपने सिविल कोर्ट में अगर दाखिल किया कि ये मेरा डिफेमेशन हुआ है, तो सिविल डिफेमेशन जो है वो करार कर दिया जाएगा। इसके तहत आपको मॉनेटरी बेनिफिट जो मिलते हैं, मतलब समझ लीजिए कि मेरे अगेंस्ट में किसी ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, और अगर मैं सिविल कोर्ट में जाता हूँ और केस दाखिल करता हूँ और यहाँ पर मैं पैसों की मांग कर सकता हूँ, मॉनेटरी कंपेंसेशन की मांग कर सकता हूँ कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, डिपेंडिंग कि मेरी जो इमेज है वो कितनी ख़राब हुई है, उसकी वजह से मुझे मॉनेटरली कितना ड्रॉबैक हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो यहाँ पर सिविल डिफेमेशन में गिना जाएगा। लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है? यहाँ पर ये सही तरीके से सेक्शन वाइज बताया गया है। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी यहाँ पर बोलता है कि किसी भी तरीके से स्पोकन वर्ड्स या साइन के जरिए किया जा रहा है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के जरिए किया जा रहा है, जिससे कि किसी की रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, मतलब इंटेंशन है कि सामने वाले की रेपुटेशन जो है उसको डैमेज किया जाए, तो यहाँ पर जो सिविल डिफेमेशन केस है वो हो सकता है। सेक्शन 500 जो है वो बोलता है कि इम्प्रिजनमेंट, मतलब अगर कोई इसमें साबित हो जाता है कि हाँ डिफेमेशन हुआ है, तो यहाँ पर जैसे सिविल इसमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर सामने वाले बंदे को जेल हो जाएगी अप टू 2 ईयर्स, एंड यहाँ पर फाइन जो है वो भी लगाया जा सकता है। तो मतलब अब यहाँ पर क्या है, सिविल डिफेमेशन में जेल नहीं होगी, यहाँ पर आपको मॉनेटरी बेनिफिट दे दिया जाएगा। क्रिमिनल डिफेमेशन में यहाँ पर जेल होगी अप टू 2 ईयर्स, और इसी तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। तो अब यहाँ पर डिफेमेशन जो है वो क्लियर है। 2014 में क्रिमिनल कंप्लेंट जो है फाइल की गई थी राहुल गांधी के अगेंस्ट में, ठीक है। यहाँ पर और एक केस जो है वो राहुल गांधी पर हो चुका है। मतलब अब यहाँ पर जो 2019 का केस था जहाँ पर राहुल गांधी जी ने बोला था कि सभी जो फ्रॉड्स होते हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है, उसके ऊपर उनको 2019 में केस जो है दाखिल किया गया, जिसका रिजल्ट अभी 2023 में लगा कि उन्हें 2 साल की सज़ा हुई है। लेकिन अगेन एक उन पर डिफेमेशन केस जो है वो दाखिल किया गया है। 2014 में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई राहुल गांधी के अगेंस्ट में फॉर राष्ट्रीय समाज सेवक संघ जो है आरएसएस, कि महात्मा गांधी का असैसिनेशन उनके द्वारा किया गया। बेसिकली यहाँ पर राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया कि दिस इज देयर स्टाइल, गांधी जी वॉज किल्ड बाय देम, पर्सन्स फ्रॉम आरएसएस शॉट गांधी जी एंड टुडे देयर पीपल टॉक ऑफ गांधी जी। तो ये जो है ये भी केस देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक केस से छुटकारा मिले भी अगर तो दूसरे केस में फंस जाए, तो इस तरीके से अभी हालत जो है राहुल गांधी जी की चल रही है। तो अब सवाल ये आता है कि ठीक है, डिफेमेशन के तहत 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब ये 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, इसके लिए वो हायर कोर्ट जो है उसमें भी जाएंगे। तो हायर कोर्ट में जाएंगे तो ये केस तो चलेगा, अभी इमीडिएटली उन्हें क्या जेल में जाना पड़ेगा? जी नहीं, उस पर भी स्टे लगाया गया है कि भाई 30 दिनों तक तो उन पर मतलब जेल में नहीं जाएंगे, उन्हें हायर कोर्ट में अपील करने की इजाज़त दी जा रही है। तो फिर यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन कैसे हुआ, क्या रूल क्या कहता है? तो अब डिसक्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो डिसक्वालिफिकेशन जो है एमपीज़ का वो 2 तरीकों से होता है। एक हमारे संविधान के तहत, संविधान में कुछ डिसक्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। तो हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि अगर
कोई बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर सरकारी दो दफ्तर संभाल रहा है जिसकी अलग अलग उसको सैलरी मिल रही है। समझ लीजिए एमपी भी है और कहीं का वो डायरेक्टर भी बना हुआ है या कुछ और बना हुआ है। तो मतलब यहाँ पे से दो तरीकों से उसको सैलरी मिल रही है, तो इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है ना। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो एमएम अकेडमी ऐप पे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आपको बाकी भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड है, मतलब अगर पागल करार कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा या किसी के द्वारा, तो वहाँ पर भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इनसॉल्वेंट, अगर बैंक करप्सी हो गई, दिवालिया घोषित कर दिया गया है, सिटीजन ने उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, या फिर जो पार्लियामेंट है उसने कोई लॉ बनाया है उसके तहत अगर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो ये पार्लियामेंट मतलब ये यहाँ पर आ गया जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है सेक्शन 8(1), इसमें कई क्राइटेरियाज है, उसकी में हम बात करेंगे जिसके तहत राहुल गांधी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो सेक्शन 8(1) जो है वो कहता है कि अगर कोई बंदा ऑफेंस उस पर हो जाता है एज सेक्शन 153, मतलब कोई एनमिटी प्रमोट कर रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट में, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इस पर कुछ ऐसे हस्तक्षेप कर रहा है, बात बोल रहा है जिसकी वजह से हानि पहुंच रही है ना, हारमोनी जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ब्राइबरी का उस पर ऑफेंस लगा हुआ है, जो रिश्वत है वो ली जा रही है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इलेक्शन के दौरान, तो फिर यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई जो है वो सीधे तरीके से कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन है इसमें डिफेमेशन के बारे में नहीं बोला गया कि डिफेमेशन केस अगर उस पर हो रहा है, डिफेमेशन के तहत अगर उस पर कार्रवाई हुई है और उसे डिफेमेशन के तहत दोषी करार कर दिया गया है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का इसमें नहीं कहा गया है। तो फिर कैसे क्या डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, इसके बारे में हमें सेक्शन 8(3) में देखने को मिलता है। इसके तहत देखने को मिलता है कि एमपी जो है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर उसे किसी भी केस में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, इम्प्रिजन मतलब जेल जो है वो होती है। अब राहुल गांधी को 2 साल की जेल हुई है और इसी वजह से इन्हें यहाँ पर जो डिस्क्वालीफाई है वो किया गया है। लेकिन अगर हम सेक्शन 8(4) देखते हैं तो उसमें बोला गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होगा ओनली इफ आफ्टर 3 मंथ्स ख़त्म होने के बाद, मतलब अभी उन्हें कुछ दिन पहले ही सज़ा सुनाई गई है ना, कन्विक्ट किया गया है। अब इन्हें 3 महीने मिलेंगे, 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने उन्हें मिलेंगे हायर कोर्ट में जाने के लिए और अपील करने के लिए, और अपील करने के बाद यहाँ पर 3 महीने के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई ये तो हायर कोर्ट में जा रहे हैं, है ना, तो फिर यहाँ पर इन्हें क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इतने तुरंत। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है कौन तय करता है, ये डिसाइड किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा कि डिस्क्वालीफाई कौन किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, क्यों किया जाएगा। और ये जो है प्रेसिडेंट हमारे मतलब जो एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो मतलब बेसिकली क्या है, राहुल गांधी जी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या ये गैर कानूनन तरीके से किया गया है? अब देखिए इसके लिए हमें केस देखना पड़ेगा। वो केस यहाँ पर है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया था कि एनी एमपी, एमएलए और एमएलसी जो कन्विक्ट किया गया है ऑफ क्राइम, 2 साल के लिए उसे जेल जो है वो हुई है, तो उसकी मेंबरशिप जो है हाउस की वो इमीडिएट इफेक्ट से लॉस हो जाएगी। जी हाँ, इमीडिएट इफेक्ट से लॉस हो जाएगी। और इसी के वजह से अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो सेक्शन 8(4) जो हमने यहाँ पर देखा था, सेक्शन 8(4) जो कह रहा था कि भाई 3 महीना यहाँ पर मिलेगा, 3 महीने के बाद उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया, उसे खत्म कर दिया और यहाँ पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। और इसी के वजह से, इसी केस की वजह से, इसलिए केस जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी केस की वजह से यहाँ पर जो राहुल गांधी है उन्हें तुरंत डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो राहुल गांधी जी अब उनके पास क्या एक अवसर बचता है कि अपने डिस्क्वालिफिकेशन को वो रोके। इसके लिए जो कोर्ट, अब हाई कोर्ट में वो जाने वाले हैं, तो हाई कोर्ट 2 तरीकों से यहाँ पर चीज़ों को देख सकता है। एक तो उनकी जो जेल है कि भाई अब उन्हें, क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो उनको 2 साल की सज़ा दे दी है, मतलब 30 दिन अगर बीत जाते हैं, 30 दिन के बाद उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ये इनके जेल जाने पर रोक लगा सकता है कि अभी वो जेल नहीं जाएंगे, ठीक है। और दूसरा वो ये कर सकते हैं कि जो कन्विक्शन हुआ है उस पर स्टे लगा सकते हैं
कि कन्विक्शन पर ही स्टे लगा दिया। ठीक है, दो हो सकता है, एक तो वो सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, और दूसरा कन्विक्शन पर स्टे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वो सेंटेंस को सस्पेंड कर दे तो राहुल गांधी की मेंबरशिप जो है वो नहीं आएगी, राहुल गांधी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, और डिसक्वालीफाई होने के परिणाम क्या होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो सस्पेंड है, अगर सिर्फ सस्पेंड करते हैं सेंटेंस को तो डिसक्वालीफाई वो रहेंगे, लेकिन अगर कन्विक्शन जो उन पर कन्विक्ट किया गया है, मतलब 2 साल की जो यहाँ पर उन पर जेल टर्म दी गई है उस पर अगर स्टे लाते हैं तो फिर यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन से वो बच सकते हैं। मतलब राहुल गांधी को जो बचाने वाली चीज़ है वो है कि स्टे ऑन द कन्विक्शन, ये कहा गया है फॉर्मर जो कांग्रेस एमपी थे कपिल सिब्बल उनके द्वारा, और काफ़ी जानकार है ये लॉ के, इसलिए इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया स्टे जो है कन्विक्शन को वो यहाँ पर लाया जाना चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा, तभी जाकर राहुल गांधी यहाँ पर बच सकते हैं। जो कन्विक्ट वो हुए हैं उस पर रोक लगा देना, है ना, कि भाई नहीं नहीं ये गलत है, ये रुक जाओ, अभी नहीं होगा, यहाँ पर इनको 2 साल की सज़ा नहीं हो रही है, उस पर स्टे अगर लाया जाए तो ही सिर्फ जब तक उनके राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में दिखेगा कि 2 साल की सज़ा इनको हुई है, ठीक है, तब तक वो डिसक्वालीफाई जो है वो रहेंगे। और डिसक्वालिफिकेशन जब होता है भाई साहब, तब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर डिसक्वालीफाइड वो रहते हैं तो वो डिसक्वालीफाई 1 या 2 साल के लिए नहीं, ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे 6 साल के लिए, 6 ईयर्स। तो कन्विक्शन उनका कब हो रहा है 2023, तो वो डिसक्वालीफाई रहेंगे 6 साल के लिए, मतलब 2029 तक। मतलब समझ लीजिए कि वो अब यहाँ पर 2024 का जो इलेक्शन है जो होने वाला है वो भी नहीं लड़ पाएंगे, फिर उसके जो 5 साल का इलेक्शन होगा वो भी यहाँ पर लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे वो भी बताते नहीं आता है। तो मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि 2 लोकसभा के जो टर्म है उसमें राहुल गांधी अगर नहीं लड़ पाए तो क्या उनका पॉलिटिकल करियर यहाँ पर खतरे में आ सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल करियर अगर संभालना है तो उन्हें जो कन्विक्शन है उस पर स्टे लाना बहुत ज़रूरी है। ओके देन उसके बाद हम आते हैं सेम सेक्स मैरिज जो है वो बोला जा रहा है मोरालिटी वर्सेस इक्वालिटी। अब देखिए आर्टिकल में खास कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, हम यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से सेम सेक्स मैरिज को समझते हैं। सेम सेक्स मैरिज मतलब क्या है, सेम सेक्स मतलब यहाँ पर क्या है कि सेम मतलब ऐसा नहीं है कि सेम पोजीशन में सेक्स कर रहे हैं तो सेम सेक्स हो गया। ये बेसिकली क्या है, जो बॉय बॉय है, ठीक है, मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाता है सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो उनके बीच में अगर शादी हो रही है तो वो कहलाएगी सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस ऑफ मैरिज बिटवीन 2 मेन और बिटवीन 2 वुमेन, इसको बोला जाता है सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज जो है वो रेगुलेट किया जाता है थ्रू लॉ, रिलीजन, कस्टम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। 2022 में अगर हम देखते हैं मैरिज बिटवीन सेम सेक्स कपल जो है लीगली परफॉर्म एंड रिकॉग्नाइज किया गया है इन मोर देन 30 कंट्रीज़। ठीक है, मोस्ट रिसेंट कंट्री जिसने लीगलाइज किया है वो है मैक्सिको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। आर्ग्यूमेंट जो इसके फेवर में है कि भाई हाँ होनी चाहिए, ये जो है लीगलाइज कर देना चाहिए, उसमें आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये प्रोवाइड करता है सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर कपल्स हु कैनॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉज। ठीक है, उसमें आता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली क्या है कि उनका जो एक्ट है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है ना, मुस्लिम का अलग अपना एक्ट है जहाँ पर वो अपने रिचुअल्स के हिसाब से शादी जो है परफॉर्म करते हैं और उसके हिसाब से उनकी शादी जो है वहाँ पर रजिस्टर होती है। लेकिन अगर इसमें कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट उनके लिए लाया गया है, जहाँ पर यहाँ मैरिज जो है कपल्स जो मैरी नहीं कर सकते पर्सनल लॉ के अंडर में वो यहाँ पर शादी कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक जो ट्विटर पर काफ़ी फेमस है वो महिला, उन्होंने इस एक्ट के अंडर में शादी की है। क्या उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर आता है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, ये तो फंडामेंटल राइट है, गारंटी किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। उसी के साथ मेंबर जो LGBTQ कम्युनिटी के सेम ह्यूमन फंडामेंटल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उनको भी यहाँ पर मिल रहा है, तो फिर क्यों इनसे वंचित रखा जाए। राइट टू इक्वालिटी, है ना। देन उसके ग्लोबल प्रैक्टिस, ग्लोबल थिंक टैंक अगर हम देखते हैं तो सेम सेक्स मैरिज जो है लीगल एटलीस्ट 30 कंट्रीज़ में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है। तो इसलिए क्यों नहीं होना चाहिए। जो अगेंस्ट में बोलते हैं कि भाई लीगलाइजिंग जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगलाइज नहीं होना चाहिए, तो बायोलॉजिकल रिलेशन के अगेंस्ट में ऐसा माना जाता है कि अगर ये रिकॉग्नाइज हो गया तो बायोलॉजिकल मैन बायोलॉजिकल वुमेन जो है वो यहाँ पर चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वो समझ लीजिए 2 महिलाएं हैं तो फिर क्या होगा, तो ये बायोलॉजिकल रिलेशंस के अगेंस्ट में जाता है। जुडिशियल इंटरफेरेंस,
गवर्नमेंट ने बोला है कि एनी इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन मैरिटल स्टेच्यू बेस्ड ऑन पर्सनल लॉज ये हैवॉक क्रिएट करेगा सोसाइटी में, है ना। मतलब जो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो सोसाइटी जिस तरीके से चल रही है या फिर जो रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से चल रही है, तो उसके अगेंस्ट में चीज़ जो है वो चली जाएगी। फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, हालांकि फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, लेकिन क्या वो एब्सोल्यूट है? जी नहीं, एब्सोल्यूट होते तो फिर और प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते थे। अननेसेसरी हाई मैटर नाइदर और नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इससे बेसिकली अफेक्ट भी नहीं हो रही है, तो अननेसेसरी इसका हाइप जो है वो बनाया जा रहा है। अब्सेंस ऑफ सिविल राइट्स इशू, यहाँ पर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, है ना, लेकिन यहाँ पर सिविल राइट्स इशू जो है उसमें नहीं गए थे। इसके वजह से सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है वो लीगल हुई, लेकिन सिविल राइट जो है जैसे कि मैरिज, इंट्रेंस, एडॉप्टेशन, ये गारंटीड नहीं किए गए थे इन लोगों को, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो फेस किए गए। और लीगल फ्रेमवर्क जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है कि कैसे होगा, क्या होगा, चिल्ड्रन का क्या होगा, अडॉप्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो भी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हैं। सेक्शन 4 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का, ये परमिट करता है एनी 2 पर्सन ऑफ मैरिज, ठीक है, शादी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ओनली टू मेल्स एंड फीमेल्स, यहाँ पर ये बोला गया है। तो काउंटर टू ग्लोबल चैलेंजेस, लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया वुड रन काउंटर टू नंबर ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है, ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं, तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सिंगापुर ने स्क्रैप किया क्रिमिनल पेनल्टी ऑफ गे सेक्स बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ अलाउइंग मैरिजेस, ठीक है, भले ही वो रह सकते हैं, लेकिन क्या है, शादी जो उसके लिए मना कर दिया गया। तो अब इसमें वे फॉरवर्ड जो है क्या हो सकता है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 19 एंड 21 कैनॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ मेल एंड और फीमेल, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। इशू ये सीक्वल है नवतेज सिंह जोहर जो जजमेंट आया था उसमें। सेम सेक्स मैरिज जो है वो कंटिन्यूएशन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी, जो यहाँ पर जर्नी जो है वो चलती जा रही है, जो होमोसेक्सुअलिटी को पहले लीगलाइज करना, ये सारी इसका एक कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पर्सन्स एंजॉय द राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी गारंटीड, जो किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो हियर बाय राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस शुड एक्सटेंड टू LGBT कम्युनिटी सिटीजन्स एज वेल, तो ये हमें देखने को मिल सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट अगर हम देखते हैं 1954 का, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई ऑल मैरिजेस इन इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, पर स्पेशल मैरिज एक्ट जो है बेसिकली क्या है कि जहाँ पर इनमें नहीं हो सकता है वहाँ पर ये, मतलब समझ लीजिए इंटररिलीजियस अगर कोई शादी हो रही है तो वो यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें यहाँ पर रजिस्टर की जाएगी, तो उनको नोटिस सर्व करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट जो है वो सर्व करना पड़ता है। अप्लीकेबिलिटी क्या है, एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदूज, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज कैन ऑल्सो परफॉर्म मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। और इसी वजह से जो मैंने आपको बोला ट्विटर पर एक जो बंदी है उसने की, तो वो यहाँ पर आता है। इंटररिलीजियस मैरिज जो है परफॉर्म किया जाता है इस एक्ट के अंडर में, एक्ट जो एप्लीकेबल टू एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और स्पॉन हुआ बोथ इंडियन नेशनल लिविंग अब्रॉड, यहाँ पर भी होता है, इंडियन नेशनल लिविंग अब्रॉड इन पर भी होता है। तो ये हमें बेसिकली पॉलिटी के सेक्शन में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इकोनॉमी में अगर हम देखते हैं तो इसमें MSP जो है उस पर आया है। MSP में एक जो कमेटी है उसका नाम बेसिकली यहाँ पर दिया गया, तो MSP के बारे में जो आया है कि MSP हेल्प करेगी क्या, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है, तो MSP पर हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है ना, ये भी अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये भी हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए इंडिया का रैंक क्या है, कौन कौन से क्राइटेरियाज है, पैरामीटर्स है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें भी पता रहनी ज़रूरी है। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड PDS हमने कवर किया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है मैंने आपको डिटेल में बताया था। खरीफ सीज़न जो है उस पर दिया गया, तो खरीफ सीज़न पर क्या क्या है, MSP जो है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर जो है वो की हुई थी। प्लस कौन कौन से प्रोडक्शन कॉस्ट पर दिया जाता है ये भी हमने यहाँ पर कवर किया हुआ था, है ना। MSP की ज़रूरत क्या है पूरा हमने कवर किया था। खरीफ क्रॉप कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं, नाइजर सीड्स पर 2023 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। देन रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं जिस पर MSP दी जाती है, बाकी के क्रॉप्स कौन कौन से हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बढ़ाई गई है, किस पर सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई है, किस पर सबसे कम बढ़ाई गई है, ये भी हमने कवर किया था। अब फार्मर जो है इस MSP बढ़ाने से भी खुश नहीं है, तो इसमें स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन आते हैं। स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन किस पर आधारित है, MSP, बैंकिंग, ये सब आ सकता है, तो MSP है। C2 + 50%, C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% जो है वो यहाँ पर दिया जाए, ऐसा बोला गया था इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट को यहाँ पर MSP स्टैट्यूटरी राइट देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो सकते, कुछ क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है
MSP के इस पर, और बाकी के इस पर MSP से भी कम होता है। तो मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, तो इसलिए क्या है, ये स्टैट्यूटरी बैकअप अगर हम देते हैं तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। स्टैट्यूटरी मतलब एक्ट यहाँ पर बना दिया गया कि हाँ भाई यहाँ पर कंपल्सरीली गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन है कुछ, MSP जो है वो बैलेंस बनाता है बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ ग्रोअर एंड कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी जो अटेम्प्ट करती है कि फार्मर को यहाँ पर जो सही दाम जो है वो मिल सके, है ना। तो ये अश्योरिटी रहनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें PDS सिस्टम भी हमने कवर की थी। देन उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, पेंशन स्कीम भी हमने यहाँ पर देख ली थी। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमने ये कल किया था एडोलेसेंट गर्ल्स का माल न्यूट्रिशन, ये हमने कल कवर किया था। पोषण ऐप जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। पोषण ऐप हेल्प कर रहा है माइग्रेंट वर्कर को ये करने में। तो पोषण ऐप के बारे में आपको पता रहना चाहिए। पोषण ट्रैकर, इसको ICDS CS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। ये वेरियस जो भी सर्विसेज डिलीवर्ड किए जा रहे हैं आंगनवाड़ीज़ में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बेनिफिशियरीज़ के, उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए या मॉनिटर करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। पोषण अभियान क्या है, पोषण अभियान प्रोग्राम सीख करता है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स। कौन कौन है इसमें, चिल्ड्रन है। UPSC 2023 में आया है कि भाई बहुत डिटेल में पूछते हैं कौन कौन है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन भी है, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन भी है एंड लैक्टेटिंग मदर भी है, ठीक है। लॉन्च किया गया 2018 में, स्पेसिफिक टारगेट जो है 2022 तक अचीव करने के लिए। यहाँ पर स्टंटिंग वेस्टिंग बाय 2% अ ईयर हमें करना है एंड एनीमिया बाय 3% अ ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या है, टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग अमंग द चिल्ड्रन ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स फ्रॉम 38 to 25%। अभी स्टंटिंग वेस्टिंग क्या है ये मैंने कई बार कवर किया हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता है तो एक होमवर्क की तरह गूगल जो है वो कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने कई बार ये कवर किया हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इसका इकोनॉमी सेक्शन। देन साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है सर। साइंस एंड टेक अगर हम देखते हैं तो आज हमें जो एरोजोल है उसकी एक न्यूज़ देखने को मिल रही है। जो एरोजोल है, एजेड जो लोग होते हैं, ठीक है, तो वो जो हेल्दी है वो ज़्यादा एरोजोल जो है वो इमिट करते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एरोजोल क्या है, इससे रिलेटेड ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एरोजोल, ये फ्रूट फ्लाई था, हाँ। तो यहाँ पर एरोजोल अगर आप देखोगे तो ओल्डर पीपल एक्सेल मोर एरोजोल पार्टिकल्स, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एरोजोल है क्या। एरोजोल को डिफाइन किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स। समझ लीजिए कि एयर में अगर 2.5 पार्टिकुलेट मैटर अगर देखने को मिले तो उसको भी हम एरोजोल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इसमें एरोजोल कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो गैशियस और लिक्विड एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड है, मतलब ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से कोई व्यक्ति गया है, यहाँ पर समझ लीजिए उसकी नाक है, उसके अंदर चला गया, तो ये जो एरोजोल पार्टिकल अगर इन्फेक्टेड है तो ये यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो सर्टन एरोजोल जो है स्टिल कैन बी फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, स्पेशली वॉल्केनिक एरोजोल, है ना। तो अगर ऐसा आया कि भाई सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में ही एरोजोल फाउंड होते हैं, जी नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर में भी हमें देखने को मिलते हैं। सोर्सेज क्या है एरोजोल के, नेचुरल सोर्स है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन इंड्यूस्ड है। नेचुरल में सी सॉल्ट जो जनरेट हो रहा है ना, ये हमें देखने को मिलता है। मिनरल डस्ट ब्लोन जो हो रहा है सरफेस बाय विंड, वॉल्केनोज, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें भी इसमें हमें देखने को मिलती है। इफेक्ट्स अगर हम देखते हैं एरोजोल के, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन जो है उसको अफेक्ट करता है, विजिबिलिटी रिड्यूस करता है ना, एयर क्वालिटी पर, ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर इम्पैक्ट होती है। अब देखिए 2022 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था पार्टिकुलेट मैटर पर। तो 24 आवर मीन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 एंड एनुअल मीन ऑफ 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले बहुत इजी था सर ये करना, मतलब ये देखो ऐसे स्टेटमेंट आते थे। अब देखिए ये सॉल्व करना कितना इजी है। ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला, ये पता नहीं है, बहुत ही डिटेल में है, तो ये हम रुकते हैं। इन अ ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन, ठीक है, ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी नहीं पता है भाई ये हाईएस्ट कब होता है। तीसरा देखो PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब PM10 ये बहुत बड़ा हो गया, PM2.5 जो है ये हमारे लंग्स में से जा सकता है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये हमको पता चल गया। करेक्ट क्या है पूछा गया था, थर्ड जहाँ जहाँ पर है वो हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ आप देखो, एक्सेसिव ओजन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, एकदम जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, एकदम ईजी है पता लगाना कि हाँ भाई ये तो स्टेटमेंट सही है, तो फोर्थ सही रहना चाहिए, तो ये भी चला गया, ये हमको इसका जवाब मिल गया। तो पहले कितना इजी था एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो यूज़ करना, तो ये फिर से वापस आ जाए यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता था जो पेपर है उसको सॉल्व करना।
देन यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन डेटा जो लीक हुआ है, ब्रीच हुआ है, हालांकि ये साइबर सिक्योरिटी में भी आता है, लेकिन स्टिल मैंने एक इसमें कवर किया साइंस एंड टेक में, क्योंकि हमें CERT-IN जो है ये क्या है ये पता लगाना है। ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है जहाँ पर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो है वो यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। एंड CERT-IN स्टैब्लिश किया गया था 2004 में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, साइबर इंसिडेंट्स हुए हैं, उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स है उसको अलर्ट करना, फोरकास्ट करना, ये यहाँ पर देखा जाता है ना। इमरजेंसी मेजर जो है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये जो भी फंक्शंस है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बन सकता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कब बनेगा? 2004 या 2010 दे देंगे, इसमें बन सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडियन साइबर कम्युनिटी, ये जो नाम है ये फैक्ट चेंज कर देंगे। तो बाकी ये नहीं होगा कि भाई गाइडलाइन एडवाइजरी ये सब इशू करना, है ना। एडिशनल फैक्ट अगर हम देखते हैं तो बुदापेस्ट कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है साइबर क्राइम पर। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि इंटरनेट एंड साइबर क्राइम जो है उस पर देखी जाती थी, तो ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन साइबर सुरक्षित भारत योजना, ये 2018 में लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। वर्कशॉप्स वगैरह अवेयरनेस प्रोग्राम स्टैब्लिश किए गए। साइबर स्वच्छता केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। एंड इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज के करंट अफेयर्स में देखने को मिलती है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।